जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम फिजिकल के साथ बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है, जो कि 75 नंबर का होता है। ठीक है, एक प्रश्न 3 नंबर का बनता है और 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो 75 नंबर का ये बनेगा और 75 नंबर का आपका मैथ बनेगा, तो 150 ये और 150 आपकी टोटल हिंदी हो जाएगी। तो 300 नंबर का आपका पूरा पेपर होने वाला है। तो साथियों ये जीके जीएस का टॉपिक होने वाला है और प्रैक्टिस सेट नंबर 44 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 43 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है साथियों, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और अपनी तैयारी और बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। साथियों आप लोगों का फिजिकल बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग फिजिकल के साथ साथ अपनी तैयारी भी करते रहिए, क्योंकि लगभग 18 लाख विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, जिसमें से मान लीजिए 4 से 5 लाख कैंडिडेट फिजिकल नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, तब भी 13 से 14 लाख का कंपटीशन है। तो इसलिए आप लोग अपना पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल करते रहिए, लेकिन पढ़ाई आप करते रहिए। आपका पेपर ही ज़्यादातर इम्पोर्टेंट होगा, फिजिकल के बाद आपका मेन पेपर है। तो इसलिए ये नहीं है कि हम फिजिकल निकालेंगे तो हमारा पेपर निकल जाएगा। साथियों आपका पेपर में भी कंपटीशन है, तो इसलिए आप लोग फिजिकल के साथ साथ अपना पेपर की भी तैयारी करते रहिए। और साथियों आप लोगों के लिए हिंदी और जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट 40-45 लगभग प्रैक्टिस सेट मैंने प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं, वहाँ से अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है साथियों, और कृतिका भाग 2 क्षितिज भाग 2 के भी जो प्रश्न हैं, जो चैप्टर हैं, वो भी हमने लगभग चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, तो वो भी हम करवा देंगे। जो भी 1 2 4 चैप्टर छूटे हुए हैं वो भी हम कंप्लीट करवा देंगे, तो आप लोग निश्चिंत रहिए। हिंदी का जो 150 नंबर का होता है वो आपका कंप्लीट करवा रहे हैं और 75 नंबर का जीके जीएस। ठीक है, ये हम आप दोनों के लिए पूरा जोर कसे हुए हैं। जब तक आप लोग का पेपर हो नहीं जाता तब तक ये प्रैक्टिस सेट चलती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए, तैयारी करते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। साथियों पहला प्रश्न है, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार किसने किया है? पंडित रघुनाथ मुर्मू, व्योमकेश चक्रवर्ती, डॉक्टर नारायण उराव, फ्रांसिस एक्का। तो साथियों संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया। ठीक है, संथाली लिपि ओल चिकी का आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू ने वर्ष 1925 में किया था। ओल चिकी एक भारतीय लिपि है जो संथाली भाषा लिखने में प्रयुक्त होती है। इसमें 30 अक्षर हैं, जिनके रूपों का उद्देश्य प्राकृतिक आकृतियों को घटित करना है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी गई है। ठीक है साथियों, बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? बैंड बाजा बारात, गैंग्स ऑफ वासेपुर, लंच बॉक्स, फिराक। तो बताइए साथियों किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो साथियों गैंग्स ऑफ वासेपुर। ठीक है, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है इस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म झारखंड राज्य के धनबाद शहर के कोयला माफियाओं से संबंधित है। इसके निदेशक अनुराग कश्यप हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? पैका, जतरा, जदुर, छऊ। तो झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है साथियों? तो छऊ जो है, छऊ जो झारखंड की नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है साथियों। झारखंड की छऊ नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है। छऊ नृत्य पूर्वी भारत, विशेषतः झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की एक परंपरा है। महाभारत और रामायण सहित महाकाव्यों, स्थानीय लोक कथाओं और अमूर्त विषयों को प्रस्तुत करती है। यह नृत्य क्षेत्रीय त्योहारों, विशेष रूप में वसंत त्योहार पर्व से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य रात में खुली जगह पारंपरिक और लोक धुनों के साथ किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1963 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था? नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश या फिर त्रिपुरा। तो 1963 की बात हो रही है साथियों, तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो है नागालैंड। ठीक है, 1963 में जो है नागालैंड राज्य एक अलग राज्य बनकर उभरा था। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को अस्तित्व में आया था। कोहिमा को राज्य की राजधानी घोषित किया गया। यह भारतीय संघ का 16वां राज्य बना था साथियों। ठीक है,
एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1982, 1978, 1956, 1989। तो बताइए एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों 1978, ठीक है। 1978 में एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने और समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के संपादकीय नेतृत्व के मानकों को ऊपर उठाने के दोहरे उद्देश्यों के साथ एडिटर्स गिल्ड्स की स्थापना 1978 में की गई थी। यह भारत के संपादकीय नेताओं का शीर्ष निकाय है और इसे देश के मीडिया का विवेक रक्षक माना जाता है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया? रिजर्व बैंक ने, विश्व बैंक, स्टेट बैंक, एशिया बैंक। तो साथियों विश्व बैंक, ठीक है, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं। तो विश्व बैंक संस्थान ने ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 जारी किया, ठीक है। विश्व बैंक ने ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021 फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पेमेंट एंड रेजिलेंस इन द एज ऑफ कोविड-19 जारी किया, ठीक है। इस रिपोर्ट में यह पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास बैंक रहित होने की अधिक संभावना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय का कौन सा भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो साथियों कर्नाटक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। वर्तमान समय का कर्नाटक जो है वो भारतीय राज्य 1953 में मैसूर राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 1953 में 9 दक्षिणी जिले जो उस समय तक मैसूर के राजाओं के शासन के अधीन थे को मिलाकर मैसूर राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को भाषाई पुनर्गठन के बाद मैसूर राज्य का गठन किया गया। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। तो साथियों नागरिकता के अधिकार की जो निरंतरता का उल्लेख है वो अनुच्छेद 10 में किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 10 है जो कि नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है, ऐसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए जो संसद द्वारा बनाई जाए भारत का नागरिक बना रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ भारत का पहला युवा राजदूत रहा है? दुती चंद, केटी इरफान, नीरज चोपड़ा, हिमा दास। तो साथियों हिमा दास जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष भारत ने 14 नवंबर 2018 को एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता धावक हिमा दास को देश की पहली युवा राजदूत नियुक्त किया। हिमा दास ने 2018 एशियाई खेलों में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। उन्होंने महिलाओं की 400 मीटर रेस स्पर्धा में भी रजत पदक जीता था, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? साथियों आप लोगों को PDF के लिए मैं बता दूं कि PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और डेली का करंट अफेयर जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको डेली 15 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, तो वो व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। और PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग जो भी चाहिएगा उस पर क्लिक करके आप लोग आसानी से ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। तो बताइए राहुल सचदेवा होंगे, अनिल अग्निहोत्री, संजीव पुरी या फिर दिनेश रॉय? तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष साथियों संजीव पुरी को चुना गया है, ठीक है। ITC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक संजीव पुरी को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष चुना गया है। CII ने कहा कि संजीव CII राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं और उन्होंने उद्योग परिसंघ में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं।
अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से अलग करता है मलक्का जलडमरू मध्य, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य, बेरिंग जलडमरू मध्य। तो श्रीलंका को भारत से अलग करता है कौन? तो साथियों पाक जलडमरू मध्य जो है यह भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के मन्नार जिले के बीच एक जलडमरू मध्य है। यह उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से और फिर दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस जलडमरू मध्य का नाम 1755 से 1763 के बीच के दौरान मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न, ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है? बताइए। महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है या फिर कर्नाटक में है? तो साथियों ताप्ती नदी कहो या फिर तापी, ठीक है, बात एक ही है। कभी कभी लोग ताप्ती भी कहते हैं, ताप्ती ज़्यादातर जानते हैं, तापी भी कहते हैं, ठीक है, तो बात एक ही है, इस पे कन्फ्यूजन मत होइएगा। तो ताप्ती नदी का उद्गम किस राज्य में है साथियों? तो मध्य प्रदेश में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। ताप्ती या तापी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से सतपुड़ा रेंज में निकलती हैं। यह नदी गुजरात के सूरत जिले में अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है। ताप्ती नदी उत्तर में निकटवर्ती नर्मदा नदी के साथ मिलकर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा बनाती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नर्मदा एवं ताप्ती की नदी मुहाना एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है। भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया 1954 में, 1958 में, 1952 में, 1955 में। तो भारत सरकार ने साथियों 1952 में व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम, जिसे परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कहा जाता है, 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। पूरे विश्व में भारत पहला देश था जिसने इस तरह के कार्यक्रम की ऐतिहासिक पहल पूरे देश में की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना था। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? राष्ट्रकूट, सातवाहन, चोल या फिर चेर? तो गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी जो है वो सातवाहन राजवंश के शासक थे। ठीक है। गौतमी पुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि गौतमी पुत्र ने शक आक्रमणों के कारण हुई गिरावट के बाद सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया। सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलाफत आंदोलन के नेता या नेत्री थी? कौन? भगत सिंह, कस्तूरबा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ज्योतिबा फुले? तो बताइए साथियों कौन खिलाफत आंदोलन के नेता या नेत्री थे या थीं? तो साथियों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद खिलाफत आंदोलन 1919 से 24 के नेता थे। खिलाफत आंदोलन के दौरान वह महात्मा गांधी के संपर्क में आए। आजाद अहिंसक सविनय अवज्ञा के गांधी के विचारों के उत्साही समर्थक बन गए और भारत की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक की रचना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक, ये पुस्तक याद रखिएगा, इसकी रचना जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? दुती चंद, टिंटू लुक्का, पीटी उषा, मिल्खा सिंह? तो साथियों द रेस ऑफ माई लाइफ, तो रेस आया माने मिल्खा सिंह। ठीक है। द रेस ऑफ माई लाइफ इन ऑटोबायोग्राफी, ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ठीक है। मिल्खा सिंह ने अपनी पुत्री सोनिया सावलका, ठीक है, सोनिया सावलका के साथ मिलकर यह किताब लिखा है। फिल्म भाग मिल्खा भाग इसी पर आधारित है। ठीक है। फिल्म भाग जो है, फिल्म भाग मिल्खा भाग इसी पर आधारित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था? बहादुर शाह जफर, फर्रुख सियर, अहमद शाह बहादुर, मोहम्मद शाह? तो साथियों बहादुर शाह जफर को, ठीक है, बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा। ठीक है। 9 मार्च
1858 को मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को मुकदमे के अंतिम दिन 1857 के सिपाही विद्रोह में शामिल होने के कारण उन्हें निर्वासित करने की सजा सुनाई गई थी। 7 अक्टूबर 1858 को जफर, उनकी पत्नियों और शेष 2 बेटों को रंगून, यानी कि जिसे बर्मा कहते हैं, अब म्यांमार हो गया है, भेज दिया गया। ठीक है। 1862 में रंगून में कैद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। 1862 में रंगून बोले तो वर्मा और वर्मा बोले तो म्यांमार। मुक्तेश्वर मंदिर में स्थित शिव जी को समर्पित 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। असम में है, उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है या फिर गुजरात में है? तो साथियों उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित शिव को समर्पित 10वीं सदी का एक हिंदू मंदिर है। इसे सोमवंशी काल का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। मंदिर को उड़ीसा वास्तुकला का रत्न या कलिंग वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली? A.M. खानविलकर, आलोक सिन्हा, ऋतुराज अवस्थी, रविशंकर प्रसाद। तो साथियों ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। ऋतुराज जो अवस्थी हैं वो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। वह कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वहीं पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया? तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो साथियों तेलंगाना राज्य कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना में पाया गया है। कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूबनगर जिले के जड़चेरला मंडल में पाया गया। पुरातत्ववेत्ता और प्रेस इंडिया फाउंडेशन के CEO शिवनागी रेड्डी ने बताया कि भावी पीढ़ी के लिए विरासत संरक्षित करें अभियान के दौरान यह शिलालेख मिला है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आर्टिकल 368, आर्टिकल 345, आर्टिकल 351, आर्टिकल 333। तो साथियों आर्टिकल 368 कहता है कि कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में संशोधन भाग 20 के अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। ठीक है। भाग 20 के तहत अनुच्छेद 68 के तहत किया जाता है। संविधान में संशोधन की 3 विधियों का उल्लेख किया गया है, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा। ठीक है। तो 3 विधियों द्वारा क्या होता है? संविधान में संशोधन किया जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 बोलने आदि की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण किससे संबंधित है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, राजनीति के निर्देशित सिद्धांत, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार। तो साथियों जो आपका भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है, ठीक है, तो इसी से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार हैं। ये स्वतंत्रताएं निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 19A क्या कहता है? बोलने की स्वतंत्रता यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता है। ठीक है। आप शांतिपूर्वक बिना हथियार लिए इकट्ठा होकर के आप या फिर सभा कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता 19B में कही गई है। ठीक है। और अनुच्छेद 19C जो है वो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद D जो है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता है। ठीक है। और अनुच्छेद 19E कहता है कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद G जो है कहीं भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? साथियों योगी आदित्यनाथ, अनुज मेहता, पीयूष गोयल, डॉक्टर तपन सैकिया। तो साथियों डॉक्टर तपन सैकिया को 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि असम वैभव है
से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव प्रसिद्ध चिकित्सा व्यवसायी डॉक्टर तपन सैकिया को प्रदान किया गया है। उन्हें यह अवार्ड स्वास्थ्य सेवा यानी कैंसर देखभाल और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा प्रदान किया गया है। साथ ही 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को असम सौरव अवार्ड से और 15 अन्य को असम गौरव पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कानपुर है, श्रीनगर है, डिब्रूगढ़ है या फिर लखनऊ है? तो साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर जो शहर स्थित है वो है डिब्रूगढ़। ठीक है, कानपुर जो है साथियों वो गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, गोमती नदी पर स्थित है, कह सकते हो किनारे। और श्रीनगर जो आपका है वो झेलम नदी, कौन सी? झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को या फिर 4 जुलाई को? बताइए साथियों विश्व स्वास्थ्य दिवस। तो साथियों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और 21 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है साथियों। तो साथियों ये था आप लोगों के लिए 25 प्रश्न और 25 प्रश्न से आप लोगों के लिए 75 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, जो कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल में 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके जीएस के, 25 प्रश्न मैथ के और 50 प्रश्न हिंदी के। ठीक है, तो कुल मिला के 300 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 75 नंबर का आपका जीके जीएस हो जाएगा, 75 नंबर का मैथ हो जाएगा और 150 नंबर का हिंदी हो जाएगा। तो कुल मिला के 300 नंबर का प्रश्न पत्र आपका होगा, जिसमें से एक प्रश्न आपको 3 नंबर का होगा और 1 नंबर की निगेटिव मार्किंग होगी। तो आप लोग अच्छे से अपना प्रश्न पत्र करिएगा और तैयारी करते रहिए साथियों फिजिकल के साथ। फिजिकल आपका बहुत जल्द होने की संभावना है, लगभग महीने के आसपास में आपका फिजिकल हो जाएगा, तिथि आ जाएगी। उसके बाद जैसे ही आपका फिजिकल समाप्त होगा साथियों, आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो जल्द घोषित हो जाएगी। तो इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए और फिजिकल करते रहिए। ठीक है साथियों, और आप लोगों को PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो साथियों कैसी लगी वीडियो आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेगा।